नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुषमा गुप्ता और आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल थॉट्स ऑफ सुष में, जहां हम बातें करते हैं किताबों की और हिंदी साहित्य की। तो आज हम जिस किताब के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो ऑलरेडी एक बहुचर्चित किताब है क्योंकि उसने इंटरनेशनल बुकर अवार्ड जीता है। किताब है रेत समाधि, जिसकी लेखिका हैं गीतांजलि श्री। इसका अनुवादिक रूप है द टॉम्ब ऑफ सेंट और इसकी लेखिका हैं डेजी रॉकवेल। इससे पहले, इस किताब से पहले सन 1997 में अरुंधति राय को भी उनकी किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए मैन बुकर अवार्ड से नवाजा गया है। लेकिन उनकी किताब मूल रूप से अंग्रेजी में थी और मैन बुकर अवार्ड विश्व के कुछ ही देशों के नागरिकों को दिया जा सकता है, जबकि इंटरनेशनल बुकर अवार्ड विश्व के किसी भी देश के किसी भी लेखक को दिया जा सकता है। तो यहाँ ये ऐतिहासिक पल गीतांजलि जी के नाम दर्ज होता है और हिंदी के नाम दर्ज हुआ है। इसके लिए गीतांजलि जी व हिंदी दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। अब जबकि ये किताब इतने बड़े सम्मान से नवाजी गई है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को इससे अपेक्षाएं भी बहुत होंगी। किताब है भी ज़बरदस्त, लेकिन सबको पसंद आए ये थोड़ा मुश्किल है। क्यों? इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं किताब की कहानी की। तो कहानी है एक 80 पार विधवा महिला की, जिनके पति का अभी अभी देहांत हुआ है और अपने पति के देहांत के बाद उन्होंने पूरे परिवार से मुंह मोड़ लिया है। वो हमेशा अपने कमरे में दीवार की तरफ मुंह करके और परिवार वालों की तरफ पीठ करके लेटी रहती हैं। उनके बेटे, बहू, पोते, यहाँ तक कि बेटी भी उनकी इस समाधि को तोड़ नहीं पाते। फिर अचानक एक दिन वो घर से गायब हो जाती हैं। थोड़ा ढूंढने के बाद वो मिल भी जाती हैं और उसके बाद वो अपने बेटे के घर शिफ्ट ना होकर अपनी बेटी के पास रहने चली जाती हैं, जो कि अकेले रहती है। यहाँ वो फिर से जीने लगती हैं, जिसमें उनका साथ देती है रोजी बुआ, जो कि एक थर्ड जेंडर किरदार है। यहाँ से कहानी सुस्त कदमों से आगे बढ़ती है। भारत पाकिस्तान विभाजन व बाघा बॉर्डर पहुँचती है और नायिका यानी कि माँ के रेत समाधि ग्रहण करने पर ख़त्म होती है। पूरी कहानी माँ से उनके बेटे, बहू, पोते, बेटी और रोजी बुआ व खुद से बना उनका नया रिश्ता बयां करती है। कहानी की दो विशेषताएं हैं। वैसे तो पूरी किताब ही विशेषताओं से भरी हुई है, लेकिन इसकी मुख्य दो विशेषताएं जो मुझे पसंद आई वो हैं, पहला, थर्ड जेंडर रोजी बुआ का माँ से रिश्ता। वो बुआ के तौर पर परिवार के सदस्य के जैसे घर में सम्मान पूर्वक आती जाती हैं, साथ ही माँ की सखी हैं, लाइक अ बेस्ट फ्रेंड। हमारे समाज में यह लोग हमेशा से ही तिरस्कृत और बहिष्कृत रहे हैं। रोजी बुआ और माँ की बॉन्डिंग सोचने पर मजबूर करती है कि अगर दो इंसानों के बीच प्रेम और सम्मान का रिश्ता हो तो वहाँ जेंडर मायने नहीं रखता, और इस बात के लिए लेखिका को मेरा प्रणाम। दूसरी विशेषता है मानव स्वभाव, मानव मन के मनोभावों, उसकी कश्मकश व कभी कभी उसके स्वार्थ को गहराई से वर्णित करना। उदाहरण के तौर पर लें तो बेटी इसमें एक आज़ाद और स्वच्छंद किरदार है। अकेली रहती है, अपनी मर्जी से रहती है, लिखती पढ़ती है, कभी कभी उसका बॉयफ्रेंड भी घर आता जाता रहता है। जब माँ उसके घर रहने आती है तो वो बड़ी खुश होती है कि अब मैं अपनी माँ को फिर से जिलाऊंगी, मैं उनमें फिर से जीने की उम्मीद जगाऊंगी और यहाँ वो हमेशा खुश रहेंगी वगैरह वगैरह। परंतु धीरे धीरे माँ के साथ आते जाते लोग, तरह तरह की आवाज़ें, नए नए अनोखे बदलाव उसकी जमी जमाई दुनिया में उथल पुथल मचाने लगते हैं, तो वो कश्मकश में आ जाती है। माँ को फिर से जीते देख खुश होती है, तो वहीं मन का आज़ाद कोना अपनी आज़ादी को कैद होते देख तड़प उठता है। उसे अपने इस व्यवहार पर क्षोभ भी होता है, अपने स्वार्थीपन पर गुस्सा भी आता है। वह ऐसा नहीं सोचना चाहती, पर क्या करें, इंसान होता तो मूल रूप से स्वार्थी ही है। तो यहाँ कहानी कोई बिल्कुल असाधारण नहीं है। ऐसी कहानियाँ हमने और भी पढ़ी होंगी और भारत पाकिस्तान विभाजन के ऊपर तो बहुत सी किताबें हमारे यहाँ मिल जाएंगी। तो फिर क्या खास बात है कि इस किताब को इतना बड़ा सम्मान मिला? वो है इसकी लेखन शैली और नए नए शब्दों का चयन व जन्म। गीतांजलि जी ने लेखन शिल्प व भाषा के सारे तय मानकों, शब्दों, परंपराओं या निर्धारित सीमाओं को तोड़कर बिल्कुल भिन्न,
व नए शिल्प की स्थापना की है। और यही इस उपन्यास का प्लस पॉइंट है, इसकी विशेषता है। लेकिन इन्हीं प्रयोगों के कारण यह किताब थोड़ी सी दुरूह और थोड़ी जटिल हो गई है। इसके नाम की तरह ही इसे पढ़ते हुए समाधि लगानी होती है। इसकी एक एक लाइन, एक एक शब्द का ध्यान रखना पड़ता है। गलती से 2 लाइनें भी छूट गई तो लगेगा क्या छूट गया। कभी कभी तो मुझे 1-2 पेज दोबारा रिपीट करने पड़े। और शुरुआत के कुछ पन्ने तो शायद आपके सर के ऊपर से ही निकल जाएं और आम पाठक तो शायद इसे पूरा ही ना कर पाए। यहाँ कहानी जगह जगह बिखरी पड़ी है, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग किस्सों में। इन हिस्सों और किस्सों को जोड़कर कहानी आपको खुद बनानी पड़ती है। कहानी कहने की इस कला को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है, जिसके हिसाब से कहानी लिखते समय आपकी चेतना में जो भी चलता है उसे लिखते चले जाना है। कहानी छूटती है तो छूट जाए, आगे किसी पेज पर कहानी का सिरा फिर से पकड़ लेंगे, लेकिन मन में जो विचार आ रहे हैं वो आपको कहते चले जाना है। कहीं कहीं एक शब्द, एक वाक्य से निकली बातें 1-2 पेज तक चलती चली जाती हैं, जो कि कभी कभी ऊब भी पैदा कर जाती हैं। और कहानी के प्रति जगी उत्सुकता भी दम तोड़ने लगती है। आपके धैर्य की पूर्ण परीक्षा ले लेती है ये किताब। साथ ही व्याकरण संबंधी त्रुटियों से स्थिति और जटिल हो जाती है। कहानी कहने का यह तरीका उपन्यास में भावुकता व संवेदना के कितने ही पलों को शब्द जाल व वाक्य विन्यास के बीच निगल जाता है। भारत विभाजन का हिस्सा या वाघा बॉर्डर का वर्णन मन को भावुक कर सकता है, बशर्ते पाठक उनके वाक्य जाल और शब्द जाल से खुद को बचा पाए। तो किताब थोड़ी अलग है, मुश्किल है, लेकिन मानव स्वभाव की सच्चाई को समेटे हुए है। कितने ही पैराग्राफ लेखिका की परिपक्वता, ज्ञान, हर उम्र, हर रिश्ते के जज्बातों की समझ से भरे पड़े हैं। जगह जगह नामचीन देशी विदेशी व्यक्तियों का उल्लेख, विभाजित भारत के लेखकों व उनके प्रति सरकारी व्यवहार का उल्लेख, वाघा बॉर्डर पर रोज होने वाले शक्ति प्रदर्शन का उल्लेख व 80 साल की उम्र के व्यवहार का चित्रांकन पठनीय है। तो अगर आप एक नॉर्मल पाठक हैं, एक आम पाठक हैं, धारा प्रवाह कहानियाँ पढ़ना पसंद करते हैं, तो इस किताब को बिल्कुल ट्राई ना करें। लेकिन अगर आप अच्छी किताबों के पाठक हैं, लेखक हैं, कुछ नया सीखना पढ़ना चाहते हैं, कुछ चैलेंजिंग पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेत समाधि पढ़ने में थोड़ी कठिन है, लेकिन अच्छी है।